सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। हिंदी के 9वीं कक्षा में आप सबका और एक बार स्वागत करती हूँ। पहले कक्षा में हमने पिछली कक्षा में देखा था कि जय जय भारत माता इस कविता के बारे में। जय जय भारत माता इस कविता के कवि थे हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्ता जी का जनन, मैथिली शरण गुप्ता जी के प्रमुख रचनाएं और मैथिली शरण गुप्ता जी के देहांत के बारे में। तो आज मैं और एक बार आपको बताऊंगी कि जय जय भारत माता यह कविता कंठस्थ है। मैंने आपको यह भी बताया था कि इस कविता को लिखकर कंठस्थ कीजिए और आपको हमने गृहपाठ यह दिया था कि जय जय भारत माता इस कविता के प्रश्नोत्तर लिखिए और इस प्रश्नोत्तर के बारे में भी मैंने आपको बताया था। मैं और एक बार आपको बताना चाहूँगी कि जय जय भारत माता इस कविता के कवि हैं हमारे मैथिली शरण गुप्त। और आपको यह भी प्रश्न यह था कि गुप्ता जी को कौन सी उपाधि मिली थी, और एक बार बताऊंगी गुप्ता जी को पद्म भूषण उपाधि मिली थी। और कवि किस देवी की वंदना कर रहे हैं? कवि भारत माँ की वंदना कर रहे हैं। और हिमालय रूपी हृदय में क्या भरा है? तो बच्चों यह भी प्रश्न आपको 1 अंक के लिए आएगा। हिमालय रूपी हृदय में स्नेह भरा हुआ है। और पानी कैसे फूट आता है? 100 स्रोतों से पानी फूट आता है। पानी में क्या खिला है? पानी में कमल खिला है। और सुंदर भाव कहाँ पले हैं? सुंदर भाव धरती पर पले हैं। और एक बार आपको पुनरावलोकन इसीलिए कर रही हूँ कि जिनके पास पुस्तक नहीं है उन विद्यार्थियों भी याद रखिए कि यह है 1 अंक के लिए प्रश्न। और यहाँ पर मैथिली शरण गुप्ता जी भारत माता का गुणगान करते हुए, भारत माता के इस प्रकृति का बारे में बताते हुए और भारत माँ की स्वरूप को सुशोभित करते हुए इस कविता में उन्होंने हमें संदेश दिया है। यह है भारत माता इस कविता के 1 अंक के प्रश्नोत्तर। और भारत माता कविता के 2-3 प्रश्नोत्तर ऐसे हैं कि हिमालय के बारे में कवि की भावना क्या है। कवि कहते हैं कि हिमालय पर्वत राजा है। हिमालय को यहाँ पर भारत माँ का हृदय और हिमालय का उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि भारत माता तुम्हारा हृदय हिमालय से भी ऊंचा है और उसमें बहुत सारा स्नेह और प्यार भरा हुआ है। मैंने आपको बताया था कि हिमालय राजा, पर्वत राजा को हम पिता का रूप देते हैं और वहाँ से बहने वाली नदियाँ को हम माता का रूप देते हैं। तो कवि यहाँ पर बताया है कि हिमालय बहुत ऊंचा है, भारत माता का हृदय हिमालय जैसा है, उसमें बहुत सारा प्यार और स्नेह भरा हुआ है। तो दूसरा प्रश्न ऐसा है कि दिल में आग दबाकर इसका मतलब क्या है? जय जय भारत माता कविता में कवि कहते हैं कि भारत माता अपने दिल में आग दबाकर हम सबको रखती है हरा भरा। यहाँ पर भारत माता अपने दिल में आग दबाकर हम सबको सुख संपत्ति देकर हम सबको क्या करती है? खुश रखती है। हम इस भारत के धरती पर हैं तो हम सब क्या है? आज सुख और संपत्ति से भरे हुए हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि इस भारत माता धरती माँ क्या करती है? सभी कष्ट अपने दिल में दबाती है और हम सबको क्या करती है? सुख से रखती है। तो अगला प्रश्न है कवि ऊंचा हिया क्यों कहते हैं? कवि कहते हैं कि भारत माता का हृदय बहुत ऊंचा है, हिमालय से भी बढ़कर है। भारत माता अपने मुक्त हस्त से हम सबको क्या करती है? सुख संपत्ति देती है। इसीलिए कवि कहते हैं कि भारत माता का जो हृदय है यह बहुत ऊंचा है। तो अगला प्रश्न हमें मिलजुल कर कौन से गीत गाना चाहिए? भारत माता इस कविता में कवि कहते हैं कि जय जय भारत माता कविता में हम मिलजुल कर भारत माता की यश की गताएं, भारत माता की यश की गीत हमें गाना चाहिए। यह यहाँ पर कवि कहते हैं। यह है आपके 2 से 3 वाक्य के प्रश्न और उत्तर। तो विद्यार्थियों यहाँ पर खाली स्थान भरिए। यह भी आपके क्या होता है?
परीक्षा में आता है। मैं इसीलिए यह और एक बार दोबारा बता रही हूँ कि यहाँ पर जब आप कक्षा में रहते थे तो हम एक कविता या एक पाठ के बाद आपको घटक परीक्षा लेते थे। यहाँ पर भी हमें घटक परीक्षा आपको मैं आपके व्हाट्सएप पर भेजूंगी कि घटक परीक्षा के प्रश्न उत्तर भेजूंगी। आप सब इसे लिखकर मुझे उत्तर भेजिए तो मैं आपके सबके अंक बताऊंगी। यह है इस प्रश्न के उत्तर। तो आपको यह भी प्रश्न जरूर आता है कि रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको बताया गया है कि रिक्त का मतलब है खाली जगह, खाली जगह भरिए। तो यहाँ पर पहला खाली जगह में पहला प्रश्न ऐसा है कि भारत का हिया डैश है। यहाँ पर कवि कहते हैं, देखिए बच्चों, भारत का हिया डैश है। भारत ऊंचा हिया हिमालय है। ऊंचा हिया कौन सा है? हिमालय है। और दूसरा प्रश्न ऐसा है कि दिल में डैश दबाकर रखता हमको डैश। दिल में अपने आग दबाकर रखता हमको हरा भरा। जब आप कविता कंठस्थ करते हो तो रिक्त स्थान अपने आप आपको समझ में आता है। तो अगला प्रश्न ऐसा है कि डैश चिरकाल रहे। मैंने आपको बताया है कि कौन चिरकाल है इस धरती पर, आज भी कौन चिरकाल है। तो इसका उत्तर है कि सूर्य चंद्र चिरकाल रहे। यहाँ पर क्या है? सूर्य और चंद्र दो ही आज भी क्या है? अमर है, चिरकाल है। तो यह है रिक्त स्थान के उत्तर। और अगला प्रश्न ऐसा है कि यहाँ पर आपको नमूने के अनुसार तुकांत शब्द को लिखने कहा है। तो आपको पुस्तक में नमूने शब्द को दिया है, उसके अनुसार आप उदाहरण लेकर क्या कीजिए, इस शब्दों को लिखिए। और इसके आगे का प्रश्न ऐसा है कि इस कविता के प्रथम 8 पंक्तियां कंठस्थ कीजिए। मैंने आपको कहा है कि पूरा पद्य या पूरा कविता कंठस्थ करना चाहिए। तो यहाँ पर आप इस पुस्तक को मत देखिए, पूरा क्या कीजिए, कविता ही कंठस्थ कीजिए। और बार बार यह प्रश्न आपके अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक परीक्षा या आपके पहले किरु परीक्षा में आता है। इसीलिए आप क्या कीजिए, पूरा कविता ही क्या कीजिए, कंठस्थ कीजिए। और इसके अगले का जो अभ्यास दिया गया है यह है अनुरूपता। यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण देते हुए बताऊंगी। इसके आगे के जो भी हैं प्रश्न वह आप लिखिए। तो सागर, यहाँ पर अनुरूपता, इसका मतलब क्या है? पहले जो रिश्ता रहता है शब्द का वैसे ही दूसरे शब्द का भी आता है। यहाँ पर सागर विशाल, सागर इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? विशाल है। तो यहाँ पर हिमालय ऊंचा आता है, अंधकार अंधेरा, पवित्र क्या आता है यह आप लिखिए, आम धरती, कमल कहाँ खिलता है यह भी आप लिखिए, सूर्य सूरज, चंद्र क्या आता है वह लिखिए। एक नमूने दिया गया है और यहाँ पर अनुरूपता जो पहले शब्द का संबंध रहता है वही दूसरे शब्द का भी रहता है। तो यह है आपके जय जय भारत माता, इसका पूरा अभ्यास। तो आप इस पूरा अभ्यास आपके पुस्तक में लिखिए। और जब मैं घटक परीक्षा के लिए आपको प्रश्न दूंगी तो इस प्रश्न को भी आप लिखकर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मैं इसके अंक आपको बताऊंगी। तो आपको समझ में आया जय जय भारत माता इस कविता का आशय क्या था। और मैथिली शरण गुप्ता जी राष्ट्र कवि जय जय भारत माता में अपने अनुभव को यहाँ पर प्रकट किया है। साथ में मैथिली शरण गुप्ता जी का जन्म कब और कहाँ, इनकी प्रमुख कृतियाँ और इनकी प्रमुख रचनाएं, साथ साथ में इनका देहांत। यह है कविता जय जय भारत माता का कवि परिचय। तो विद्यार्थियों, अब हम इसका अभ्यास भी देख चुके हैं, तो हम अब क्या करेंगे, अगले पाठ को देखेंगे। मैं अगला पाठ आपके 9वीं कक्षा का दूसरा पाठ है गुलाब सिंह। यहाँ पर गुलाब सिंह यह एक बालक का नाम है। आगे जाकर इस बालक
यहाँ पर अपने देश प्रेम के बारे में, अपना देश प्रेम जो है यहाँ पर उसने अपने देश प्रेम को प्रकट किया है इस कहानी में। साथ साथ में इसका आज भी नाम क्या है, अमर है। तो गुलाब सिंह के बारे में देखेंगे। इस कहानी के द्वारा हमें देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारी और कर्तव्य आदि का चित्रण यहाँ पर हमें क्या होता है, मिलता है। इस गुलाब सिंह इस पाठ से हमें देशभक्ति, यहाँ पर एक छोटा बालक देशभक्ति कैसे उसका देशभक्ति यहाँ पर हुआ है यह है। साथ साथ में त्याग, उसने अपने देश के लिए कितना त्याग किया है और हमारे इस भारत देश के लिए उस बालक ने अपना जान हथेली पर रखकर अपना जान ही बलिदान दिया है। और साथ में यहाँ पर भाई बहन के प्रेम के बारे में भी लेखिका ने बताया है। उसके साथ साथ हम सब क्या है, इस देश के प्रजा है। इस देश के प्रजा के साथ साथ हमारे कुछ जिम्मेदारियां रहती है। इस जिम्मेदारियों को भी यहाँ पर लेखक जी ने बताया है। और जब हमारे भारतवासी होकर हमारे जो कर्तव्य है इसके बारे में भी यहाँ पर हमें इस पाठ के द्वारा समझाया गया है। तो इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के संकेत के रूप में दिखाया है। यहाँ पर एक झंडा है, यह स्वतंत्रता के रूप में हमें क्या हुआ है, दिखाया है। तो हम देखेंगे विद्यार्थियों, गुलाब सिंह जो है आपके 9वीं कक्षा का पहला पाठ यानी पहला कविता है, तो दूसरा पाठ है गुलाब सिंह। पाठ में पहला है लेकिन दूसरा पाठ यह है गुलाब सिंह। इस पाठ के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। मैं इससे पहले आपको यह एक बात बताना चाहूँगी कि इस पाठ की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान। लेखिका इसीलिए कहा है कि यहाँ पर स्त्रीलिंग रूप है। जब हम लेखक कहते हैं तो इसका अन्य लिंग रूप क्या होता है, लेखिका। इसीलिए यहाँ पर हम क्या कहते हैं, लेखिका परिचय। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी लेखिका है। जब हमने मैथिली शरण गुप्ता जी के बारे में कहा था तो लेखक परिचय कहा था। तो लेखक का अन्य लिंग रूप क्या होता है, स्त्रीलिंग रूप लेखिका होता है। यह भी प्रश्न आपको परीक्षा में आता है। लेखक इस शब्द का अन्य लिंग रूप लिखिए। लेखक इस शब्द का अन्य लिंग रूप है लेखिका। इसीलिए हमने यहाँ पर क्या कहा है, लेखिका कहा है। तो इस पाठ के लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। तो आइए हम इनका परिचय देखेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म 1904 को प्रयागराज उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनका जन्म 1904 को उत्तर प्रदेश यूपी में हुआ था। और बाल्य कला से साहित्य में इनकी विशेष रुचि थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की विशेष रुचि थी। बाल्य से ही इनको साहित्य में विशेष एक रुचि थी। जब ये छोटे थे तब बाल्य से ही इनको साहित्य में विशेष रुचि थी। इसीलिए यह आगे बढ़कर एक प्रसिद्ध लेखिका बन गए, वही है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो प्रथम काव्य रचना इन्होंने अपने 15 वर्ष के आयु में ही किया है। सुभद्रा कुमारी चौहान जी प्रथम काव्य रचना इन्होंने अपनी प्रथम काव्य रचना अपनी 15 वर्ष के आयु में ही किया है। देखिए 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों, तो यहाँ पर आप लक्ष्य देकर सुनिए कि आपकी अभी आयु या आपकी भी उम्र अभी कितनी है, 15 वर्ष की है। इसका मतलब है इन्होंने अपने 15 वर्ष के आयु में उम्र में ही क्या किया है, काव्य रचना की है। इसीलिए कि बाल्यकाल से ही साहित्य में इनको क्या थी, विशेष रुचि थी। बाल्यकाल से ही इनको साहित्य में विशेष रुचि थी। इसीलिए इन्होंने अपने प्रथम काव्य की रचना अपने 15 वर्ष के आयु में ही किया था। और इनका जन्म 1904
यूपी के प्रयाग में इनका जन्म हुआ है और राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लेती रही थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने राष्ट्रीय आंदोलन में भी कई बार भाग लिया है। केवल साहित्य लिखने में ही नहीं बल्कि इन्होंने बहुत सारे आंदोलन में भी भाग लिया था। कई बार इन्होंने इस आंदोलन के मुखेन जेल भी गई थी। कई बार इन्होंने इस आंदोलन के कारण जेल भी जाकर आए थे। हमें सबको स्वतंत्र दिलाने के लिए कई बार इन्होंने आंदोलन में भाग लिया और जेल भी जाकर आए थे। साहित्य और राजनीतिक जीवन समान रूप से इन्होंने भाग लिया है। जीवन के अंत तक देश के लिए इन्होंने सेवा करती रही। यहाँ देखिए, केवल साहित्य ही नहीं बल्कि साहित्य के साथ साथ इन्होंने हमारे कई राष्ट्रीय आंदोलन में भी भाग लिया था। देखिए विद्यार्थियों, केवल साहित्य उतना ही नहीं बल्कि साहित्य के साथ ही इन्होंने कई बार कई राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर उसी के कारण इन्होंने जेल भी जाकर आए थे। इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि साहित्य और राजनीतिक दोनों अपने जीवन में समान रूप से इन्होंने भाग लेकर अपने जीवन के अंतिम तक इन्होंने देश के लिए सेवा किया है। यहाँ पर यह एक विशेष दिया गया है कि सुभद्रा कुमारी चौहान न ही केवल साहित्य में ही रुचि नहीं थी, इसके साथ साथ इन्होंने रचना, खंड काव्य लिखकर लेखिका के रूप में काम कर, इसके साथ साथ इन्होंने कई राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेकर इन्होंने जेल भी जाकर आए थे। कई बार जेल भी जाकर अपने जीवन में दोनों समान के रूप में साहित्य भी और देश की सेवा भी इन्होंने समान रूप से किया है, राजनीतिक भी इन्होंने की है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि जीवन के अंतिम तक देश के सेवा इन्होंने करती रही। अपनी जीवन के अंतिम तक इन्होंने देश सेवा ही करती रही। और आप इनकी रचनाओं में देश प्रेम, भारतीय इतिहास तथा संस्कृति की छाप देख सकते हैं। इनकी जो रचना है इसमें हमें देश प्रेम के साथ साथ यहाँ पर इतिहास और संस्कृति भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हर कोई इनकी रचना में क्या है, देश प्रेम है और साथ साथ भारतीय इतिहास की और हमारी जो संस्कृति है हमारे भारत देश की, इसके बारे में भी इन्होंने अपने रचनाएं में बताया है। झांसी की रानी, यहाँ पर झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध कविता है। इनकी हर कोई कविताओं में झांसी की रानी एक क्या है, इनकी प्रसिद्ध कविता है। और इनकी कविता त्रिधारा और मुकुल नाम से प्रकाशित है। इनकी जितने भी कविता है यह त्रिधारा और मुकुल इन दोनों नाम से क्या है, प्रकाशित हुए हैं। आपको यह भी प्रश्न पड़ सकता है कि इनकी प्रसिद्ध कविता कौन सी है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी की प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी। और इनकी सभी कविताएं त्रिधारा और मुकुल नाम से क्या हुए हैं, प्रकाशित हुए हैं। इनकी कहानियाँ सरल शैली, मधुरतम भावना, आदर्श, यथार्थ, मर्मस्पर्शी संघर्षों पर आधारित है। इनकी जितनी भी कहानियाँ हैं वह मधुर भावना है, उनमें आदर्श है और यथार्थ मर्मस्पर्शी दिखाई देती है। इनकी कहानियाँ में जो सच है वही मर्म यथार्थ जैसा है वैसे ही इन्होंने लिखा है। साथ साथ मधुर भावना, इनकी हर कोई रचनाओं में मधुर भावना दिखाई देती है। और इनकी कहानियां पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के ओर से 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। हिंदी साहित्य की ओर से इनको 2 बार शेक्सपियर पुरस्कार देकर सुभद्रा कुमारी चौहान जी को सम्मान किया है। और अंतिम में इनकी कहानियाँ की संग्रहों के नाम है बिखरे मोती तथा उन्मदिनी। इनकी सभी कहानियाँ
संग्रहों के नाम है। इनकी सभी कहानियां मिलकर एक संग्रह, एक नाम दिया गया है, उसका नाम है बिखरे मोती और उन्मदिनी। इनमें इनकी सभी कहानियां हम देख सकते हैं। तो यह है सुभद्रा कुमारी चौहान जी का लेखक परिचय, लेखिका या लेखक परिचय। तो यह था इनका लेखक परिचय। गुलाब सिंह इस पाठ के ಲೇಖಿಕಾ ಹೈ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಇದೊಂದು ನಿಮ್ದ 9ನೇ ವರ್ಗದ 2ನೇ ಪಾಠ ಯಾವುದಿದೆ ಅಂದರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಬಾಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿ ತನ್ನ ಜೀವವನ್ನು ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮುಡುಪಿಟ್ಟ. ಅದರ ಕತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್ ತಮ್ಮ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್ ಅವರ ಜನ್ಮ 1904 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ ಅನ್ನುವರಲ್ಲಿ ಇವರ ಜನ್ಮವಾಯಿತು. ಇವರಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರುಚಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಇವರ ಪ್ರಥಮ ಕಾವ್ಯ ಇವರು ತಮ್ಮ 15ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ 15 ವರ್ಷ ಅಂದರೆ ನೀವು 9ನೇ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈಗ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅಂದರೆ 15. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಷ್ಟ ವಯಸ್ಸೊಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ರು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಾಕತ್ರು. ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆ ಒಳಗೆ ಏನೈತಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಇತಿಹಾಸದ ಒಂದು ರೂಪ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದೈತೆ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಏನೈತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶಕ್ಕಿಂತ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದೈತೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರು ಬರ್ದಾರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜನೀತಿಕ ಎರಡನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಅರ್ಧ ಆಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಕೊನೆಯ ಗಳಿಗೆಯ ತನಕನೂ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಲೇಖಕಿ ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್. ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್ ಅವರ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು. ಇವರ ಪ್ರಥಮ ಕವಿತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಕವಿತೆ ಯಾವುದಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ. ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಧಾರ ಮತ್ತು ಮುಕುಲ ಈ ಒಂದು ಹೆಸರಿಂದ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡವು. ತ್ರಿಧಾರ ಮತ್ತು ಮುಕುಲದ್ರಿಂದ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕವಿತೆಗಳು ಏನಾಗ್ಯಾವು ಪ್ರಕಾಶಿತಗೊಂಡಿವೆ, ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರು. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗಳು ಇದನ್ನಂದ್ರೆ ಮಧುರ ಶೈಲಿ, ಇವರ ಶೈಲಿ, ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದು ರಚನೆಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಧುರ ಅದಾವು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಬರೆದಿದ್ದು ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಂಗದಾವು ಅಂದ್ರೆ ಯಥಾರ್ಥದಾವು. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಭಾವನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ, ಹಂಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಾರು. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದವ್ರ 2 ಸಲ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸೇರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊಟ್ಟ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಕತೆಗಳು ಎದರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ರೆ ಮೋತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ಮದಿನಿ ಅನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಇವ್ರ ಏನಾಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆಗೊಂಡವು ಅಥವಾ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದಿಷ್ಟೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚೌಹಾನ್ ಇವರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವರ ಜನ್ಮ 1904 ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಯಾಗ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಜನ್ಮ ಆಗೈತಿ. ಇವ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೇ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಶೇಷ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು. ಇವರು ತಮ್ಮ 15ನೇ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಮೊದಲ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ. ತಮ್ಮ 15ನೇ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರು. ಇವರ ಕವಿತೆ ಒಳಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆ ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ ಅಂತೈತಿ. ಇವರ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕತೆಗಳೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಳ ಶೈಲಿ ಇಟ್ಟರು, ಮಧುರ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಯಥಾರ್ಥ ಮರ್ಮ ಸ್ಪರ್ಶಿಯನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ
ಆಧಾರಿತವಾಗಿನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದಾರು, ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಚನೆಗಳು ಹೆಂಗದಾವಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಧುರ ಭಾವನೆಯುಳ್ಳ ರಚನೆಗಳು ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚವ್ಹಾಣದ್ದು ಆಗ್ಯಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವರ ರಚನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದವ್ರು 2 ಸಲ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸೇರಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಇವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಸಿಕ್ಕೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕ್ಸೇರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಇವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಎದರಿಂದ ಆಯ್ದುಕೊಂಡವಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ರೆ ಮೋತಿ ಹಾಗೂ ಉನ್ಮದಿನಿ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡವು. 1 ಲಕ್ಷ ಒಳಗಿಡ್ರಿ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯ ಯಾವಾಗೂ ಇವ್ರ ಜನನ ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕೇಳಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ತಮ್ಮ ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇವ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿತೆ ಝಾನ್ಸಿ ಕಿ ರಾಣಿ ಇದೆ. ಹಾಗೂ ಇವರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗಳ ಏನು ಮಾಡಿದಾರಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸರಳ ಶೈಲಿ ಒಳಗೆ ಬರ್ದಾರು, ಮಧುರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಾರು, ಆದರ್ಶವಾಗಿ ಬರ್ದಾರು. ಯಥಾರ್ಥ ಹೆಂಗಿದಾವ್ ಹಂಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇವರ ಮಾಡಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವರ ರಚನೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಸೆಕ್ಸೇರಿಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರನ ಕೊಟ್ಟ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇನು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಥೆಗಳ ಎದರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡವಂದ್ರೆ ಬಿಕ್ರೆ ಮೋತಿ ಮತ್ತು ಉನ್ಮದಿನಿ ಈ ಹೆಸರಿಂದ ಏನಾಗ್ಯಾವಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಕಥೆಗಳ ಸಂಗ್ರಹಗೊಂಡವು. ಇದಿಷ್ಟೇನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಗ್ ಲೇಖಕದ ಪರಿಚಯ, ಲೇಖಕಿ ಪರಿಚಯ. ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಲೇಖಿಕಾ ಅದಾರು. ಇವರ ಪರಿಚಯನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟೇನಿ. ಇವ್ರ ಪರಿಚಯ ಏನು ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಪಾಠದ ಸಂದೇಶನ ನಮಗೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ, ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನೈತಂದ್ರೆ इस कहानी के द्वारा देशभक्ति, त्याग, बलिदान, भाई बहन का प्रेम, प्रजा की जिम्मेदारी, कर्तव्य आदि का चित्रण किया गया है. इस पाठ में झंडा स्वतंत्रता के रूप से दिखाया गया है. इस पाठ का आशय यह है, ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ ಏನೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಥೆದ ಮೂಲಕ ನಮಗೇನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತ್ಯಾಗ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗ, ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಬಲಿದಾನ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಹನ್ ಕಾ ಪ್ಯಾರ್, ಸಹೋದರ ಹಾಗೂ ಸಹೋದರಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು ಅನ್ನೋದು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಈ ದೇಶದೊಳಗೆ ಹುಟ್ಟೇವಿ, ನಾವು ಈ ದೇಶದ ವಾಸಿಗಳೇ ಆಗಿದ್ದೇವೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಸಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳದಾವು, ನಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿ ಇದಾವು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಮುಖೇನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಯಾರು. ಮತ್ತು ಈ ಪಾಠ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ झंडे ध्वज ಏನು ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ झंडा स्वतंत्ರದ ಒಂದು ಸಂಕೇತ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. झंडा यह क्या है, स्वतंत्रता का एक ಸಂಕೇತ है. ಇಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರದ ಸಂಕೇತ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ ತಿಳಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ ಗುಲಾಬ್ ಸಿಂಹದ ಕತಿ ಏನೈತಿ, ಇದ್ರ ಕತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರ ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರು, ಈ ಕತಿದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಗೆ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟರು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳತ್ತೇನೆ. ಲಾಸ್ಟ್ದ ನಿಮ್ಗೆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಏನು ಹೇಳಿನಂದ್ರೆ ಜಯ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರ ನಾವು ವಾಟ್ಸಪ್ನಾಗ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಆ 10 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂತ್ರದ ಉತ್ತರ ನೀವು ನನಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ. ಇದಾಯಿತು. ಅದ್ರ ನಂತರ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ನೀವು ಫ್ರೀ ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ರಂದ್ರೆ ಸುಭದ್ರಾ ಕುಮಾರಿ ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವರ ಲೇಖಕ ಪರಿಚಯನ 2 ಸಲ ಓದಿ 2 ಸಲ ಬರೀರಿ. ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಪಾಠನ ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.